पद परिचय की कड़ी में आज हम लोग अव्यय पदों में से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक इन दो अव्ययों की बात करेंगे। परिचय में क्या क्या लिखा जाए इससे पूर्व दोनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेनी चाहिए। क्रिया विशेषण पद जिसे एडवर्ब कहा जाता है, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा ही फर्क है। जहां इंग्लिश में क्रियापद के बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, वहीं हिंदी में क्रियापद के पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और प्रायः ऐसा ही होता है कि सारे क्रिया विशेषण अपने क्रियापद के पूर्व ही आते हैं। हाँ, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप ऐसा देखने को मिलता है कि क्रिया विशेषण पद पर ज्यादा जोर डालने के लिए, उसको ही प्रकाश में लाने के लिए कभी कभी उसका प्रयोग क्रिया के बाद भी किया जाता है और उद्देश्य के पूर्व भी आ जाता है। लेकिन प्रायः वह क्रिया विशेषण पद क्रिया के पहले ही आएगा। क्रिया विशेषण क्रियापद की रीति को, यानी क्रिया के स्टाइल को, क्रिया कैसे होती है, क्रिया के समय को, क्रिया के स्थान को और उसके परिमाण को बदलाता है। और बहुत ही आसान है वाक्यों में से क्रिया विशेषण पद को ढूंढना। यदि क्रियापद से पूर्व कैसे प्रश्न लगाया जाए, कैसे लगाकर प्रश्न किया जाए, तो रीतिवाचक की पहचान हो जाएगी। अगर क्रियापद से पहले हम कब जोड़ करके प्रश्न करें तो क्रिया का समय पता चल जाएगा। कहां का प्रयोग करें, कहां से प्रश्न करें, तो स्थान की सूचना मिल जाएगी, वह पद हमारे सामने आ जाएगा। और कितना अगर जोड़ दिया जाए तो क्रिया की मात्रा या उसका परिमाण सूचक जो पद होगा वह हमारे सामने आ जाएगा। पद परिचय देने के लिए क्रिया विशेषण का प्रकार बताना चाहिए। वह क्रिया विशेषण पद किस क्रियापद की विशेषता बतला रहा है उस क्रियापद को लिखना चाहिए और वाक्य का अंग बताना चाहिए। अब देखिए, आपने देखा होगा, याद होगा आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद में हमने लिंग, वचन, पुरुष आदि की बात की। हम इसमें वह कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। कारण इसका है कि क्रिया विशेषण ही नहीं बल्कि चारों अव्यय पद का कोई लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष कुछ भी नहीं होता है। वह हर अवस्था में, हर परिस्थिति में ज्यों का त्यों रहता है, अपने रूप को नहीं बदलता है। इसीलिए तो उसे अविकारी या अव्यय कहा जाता है। क्रिया विशेषण पद केवल विधेय का पूरक होता है। यह न तो उद्देश्य होगा, न ही विधेय होगा और न ही उद्देश्य का पूरक होगा। यह एकमात्र होगा विधेय का पूरक। वहीं पर संबंध बोधक अव्यय जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं, यह पद दो पदों के बीच संबंध दर्शाता है, संबंध स्थापित करता है। इंग्लिश में भी आप देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में ऐसा कहा जाता है
कि प्रीपोजिशन इज अ फ्यू वर्ड, छोटा सा वर्ड होता है लेकिन भारी महत्ता उसकी होती है। यदि सेंटेंस से प्रीपोजिशन पद को हटा दिया जाए तो फिर वह सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे अगर कहते हैं कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, ऑन पद को आप हटाकर देखिए, आपका सेंटेंस, उसका मीनिंग गड्ढ-मड्ढ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक वैसे ही यदि संबंध बोधक अव्यय को सेंटेंस से निकाल दिया जाए, केवल उस पद को निकाल दिया जाए, तो आपके सेंटेंस का, आपके वाक्य का सही उत्तर, सही भाव नहीं निकल पाएगा। संबंध बोधक अव्यय दो तरह के होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। संबद्ध का मतलब यह है कि क्रिया विशेषण या अन्य पद से पूर्व यदि किसी कारक का चिन्ह रख दिया जाए और उसके उस प्रसर्ग के पूर्व ही कोई संज्ञा या सर्वनाम डाल दिया जाए, चाहे सर्वनाम का मौलिक रूप हो या यौगिक रूप हो, अगर डाल दिया जाए तो फिर वह संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, बिना के पहले के, भीतर के पहले के, पहले से। ऐसा कर देने पर अब के, देखिए ध्यान देना है आपको यही कि के से ये जो दिया हुआ है, अगर इसको ओमिट कर दिया जाए, केवल रहे बिना, भीतर, पहले, तो निश्चित रूप से वह क्रिया विशेषण का काम करने लगेगा। अगर प्रसर्ग जोड़ दिया जाए और उससे पूर्व भी कोई संज्ञा या सर्वनाम पद रख दिया जाए तो फिर वह संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। यह सूक्ष्म अंतर है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में। हम उदाहरण में देखेंगे। अनुबद्ध वाला होता है कि संज्ञाओं का विकृत रूप, मतलब यह विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ या खराब या कुत्सित रूप नहीं। संज्ञाओं का विकृत रूप मतलब विकसित रूप, चाहे वह वचन से प्रभावित हो, कारक से प्रभावित हो या अन्य चीजों से प्रभावित रूप हो। अगर उस रूप में संज्ञा आ रही है और उसके साथ कोई अन्य पद जोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में, और खास करके निपात सूचक शब्द, जैसे मान लीजिए सीमा बोधक निपात तक, या साथ बोधक, साहचर्य बोधक या साथ बोधक, तो इस तरह के पदों का प्रयोग कर दिया जाता है तो फिर वह अनुबद्ध बन जाता है। तो यही दो मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के प्रकार होते हैं। संबंध बोधक अव्यय का परिचय देने के लिए संबंध बोधक अव्यय का प्रकार बताइए, किस किस पद से उसका संबंध है वह दर्शाइए, और वाक्य का अंग बताइए। अब देखिए, जहां क्रिया विशेषण पद सिर्फ और सिर्फ विधेय का पूरक होता है, वहीं संबंध बोधक अव्यय विधेय और उद्देश्य दोनों के पूरक हो सकते हैं। हां, कोई अव्यय पद उद्देश्य या विधेय कभी नहीं होगा। कोई अव्यय पद किसी लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि में कदापि नहीं होगा। इसलिए अव्यय पद का परिचय देते समय हमें उसके लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हम उदाहरणों पर गौर करते हैं। वह ऊपर बैठा है, यहां ऊपर रेखांकित पद है। देखिए, बैठा है इस वाक्य की क्रिया है, और कौन बैठा है, यह वह जो यहां लिखा हुआ है, यह उद्देश्य पद है।
बैठा है से पूर्व अगर हम प्रश्न करते हैं कहां बैठा है, तो ऊपर हमारा उत्तर आता है। इसका मतलब यह है कि ऊपर जो है वह स्थान वाचक या स्थान सूचक क्रिया विशेषण पद है। हम लिखेंगे यह स्थान वाचक क्रिया विशेषण है जिसकी क्रिया बैठा है। ये दो चीजें हो गई, क्रिया विशेषण का प्रकार और किस क्रिया से संबंध है वह। और वाक्य के अंग में हम सीधे इसको लिखेंगे, यह वाक्य के विधेय का पूरक है। बस, कोई लिंग वचन कारक काल पुरुष नहीं। दूसरा हम देखते हैं, वह छत के ऊपर बैठा है। अब देखिए, के ऊपर से पहले, ऊपर के पहले के चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब देखा जाए, वह छत के ऊपर छत से संबंध दर्शा रहा है। छत और वह के संबंध को के ऊपर दर्शा रहा है। तो छत के ऊपर है यानी छत से इसका संबंध है, क्रियापद से संबंध नहीं है। जैसे यहां वह ऊपर बैठा है, यहां पर देख रहे हैं बैठना का संबंध ऊपर से है। बैठना क्रिया का स्थान यह बतला रहा है, जबकि इस उदाहरण में के ऊपर जो है वह छत से संबंधित दिखा रहा है। तो हम लिखेंगे इसको, यह संबंध बोधक अव्यय है जिसका संबंध छत से है। और यह, ध्यान दीजिए, वह छत के ऊपर बैठा है, यह क्रियापद है, वह जो है कर्तापद है। तो दोनों के बीच में आया, हम लिखेंगे यह विधेय का पूरक है। यह विधेय का पूरक है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं यहां पर, दूसरा यह 7वां उदाहरण लिखा हुआ है, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। अब देखिए, प्रायः गद्यात्मक वाक्य ही, गद्य की पंक्ति ही पद परिचय के रूप में आती है, पद्य की पंक्तियां नहीं आती हैं। अगर ऐसा हो तो आप उसे रीअरेंज कर लें, पदान्वय कर लें, यानी पद्य को गद्य रूप में परिवर्तित करके तब देखें कि वह क्या काम कर रहा है। जैसे धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, तो कई दिनों के बाद आंगन के ऊपर धुआं उठा, इस रूप में आप उसको कर देंगे तो वहां भी देखेंगे कि के ऊपर जो है वह संबंध बोधक अव्यय के रूप में ही आएगा। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। तीसरा है, भूख के मारे वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। ध्यान दीजिए, भूख के मारे वह, के मारे
और वह के बीच आया है। के मारे का संबंध है भूख से और वह से इसका संबंध है। यह देख रहे हैं कि मारे पद के पहले के परसर का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह भी संबद्ध सूचक संबंध बोधक अव्यय है। लिखेंगे यह संबद्ध सूचक संबंध बोधक अव्यय है जिसका संबंध भूख से है। और देख रहे हैं कि भूख के मारे वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। यहां वह इस वाक्य का उद्देश्य पद है और उद्देश्य के पूर्व इसका प्रयोग हुआ है, तो यहां हम देख रहे हैं कि यह उद्देश्य का पूरक है। वाक्य में यह उद्देश्य का पूरक पद है। चौथा इसी में अंडरलाइन किया हुआ है, जोर जोर से चिल्ला रही थी। चिल्लाना क्रियापद है। कैसे चिल्ला रही थी? तो जोर जोर से, यानी क्रिया की रीति, क्रिया के स्टाइल को दर्शाने वाला यह पद है। तो हम लिखेंगे इसमें कि यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जिसकी क्रिया चिल्ला रही थी है। और वाक्य में हम देखते हैं कि वाक्य के अंग में यह विधेय का पूरक है। विधेय का पूरक है। तो इस तरह से हमने देखा यह कि यहां के मारे जो संबंध सूचक अव्यय है और यहां भी के ऊपर संबंध सूचक अव्यय है, दोनों में फर्क हम देख रहे हैं कि जहां इस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय विधेय का पूरक है, वहीं इस वाक्य में यह संबंध सूचक अव्यय उद्देश्य का पूरक है। हमने बताया कि संबंध सूचक अव्यय या तो उद्देश्य का पूरक होगा या विधेय का पूरक होगा, ये दोनों हो सकता है। लेकिन क्रिया विशेषण पद हमेशा विधेय का ही पूरक होता है। आपने यहां देखा कि यह भी विधेय का पूरक है और यहां भी यह विधेय का ही पूरक है। पांचवा है, सलमा अभी अभी आई है। इस वाक्य का कर्ता पद है सलमा और क्रियापद है आई है। अब आई है से पहले अगर हम कब लगाएं और प्रश्न करें तो उत्तर मिलता है अभी अभी। इसका मतलब यह है कि यह कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण है जिसकी क्रिया आई है और वाक्य के अंग में स्पष्ट है यह विधेय का पूरक है। यह विधेय का पूरक है। छठा हम देखते हैं, हाथी बहुत खाता है।
अब देखिए यहां बहुत अंडरलाइन किया हुआ है, इस सेंटेंस का कर्ता है हाथी, खाता है क्रिया है, खाता है से पूर्व अगर प्रश्न लगाया जाए, इसमें यह दिया जाए कितना, तो स्पष्ट है कि बहुत। इसका मतलब यह है कि खाना क्रिया जो है उसकी मात्रा है, परिमाण है। हम लिखेंगे कि यह परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है जिसकी क्रिया खाता है और यह वाक्य में विधेय का पूरक है या विधेय का विस्तार है। तो आपने देखा ऊपर स्थान सूचक, जोर जोर से रीति सूचक, अभी अभी काल सूचक और बहुत परिमाण सूचक, और संबंध बोधक अव्यय का भी आपने देखा। इस तरह से आज आपने संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय, ये दोनों पद, इन दोनों पदों के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। और दूसरे दिन हम बात करेंगे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्ययों का पद परिचय कैसे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।